नमस्कार। आज मैंने एक सिंपल पेंडुलम बनाया है इस बॉल, धागे और ये पाइप की सहायता से। मैंने इस धागे को इस बॉल से बांध रखा है उसके एक छोर पर, और दूसरी छोर पर ये पाइप से बांधा हुआ है जैसा आप देख रहे हैं। ये जो पेंडुलम बनाया है उसका अधिकांश मास बॉल में ही है, धागे में कोई खास मास नहीं है। तो अब ये जो पेंडुलम बनाया है उससे हम कुछ प्रयोग करेंगे। तो अगर मैं ये बॉल को पकड़ के छोड़ देती हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये ऑसिलेट कर रहा है। जिस फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेट कर रहा है उसे हम इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी या इसकी स्वाभाविक आवृत्ति कहते हैं। और ये जो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो इसकी लंबाई पर निर्भर करती है। ये लंबाई हम पेंडुलम की जहां से मैंने गांठ लगा रखी है इस पाइप पर, वहां से लेकर इस पेंडुलम के सेंटर ऑफ मास तक लेते हैं। अब क्योंकि इसका अधिकांश मास बॉल में ही है, इसीलिए इसका सेंटर ऑफ मास करीब करीब ये बॉल के मध्य में ही है। तो इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो निर्धारित है, और अगर मैं इसे पकड़ के छोड़ देती हूं तो ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ही ऑसिलेट करता है। पर मैं इसे कोई और फ्रीक्वेंसी से भी ऑसिलेट करा सकती हूं, और उसके लिए मुझे इस पर बाहर से कोई पीरियोडिक फोर्स लगाना पड़ेगा जिसकी अपनी कोई फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये हम यहां कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं ये पाइप को पकड़ के घुमाऊं इस तरह से, तो असल में मैं इस पेंडुलम पर एक पीरियोडिक फोर्स लगा रही हूं, और उसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है मैं कितने रेट से इसे घुमा रही हूं पाइप को। तो अब असल में ये जो पेंडुलम है हमारा वो ऑसिलेट कर रहा है, और वो उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है जो मैं इसे दे रही हूं। आपको दिख नहीं रहा होगा वो ऑसिलेट करता हुआ पर, क्योंकि इसका जो एम्पलीट्यूड है या इसका जो आयाम है वो बहुत ही कम है, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, पर ये ऑसिलेट कर रहा है जो मैं इसे फ्रीक्वेंसी दे रही हूं उससे। अभी मैं इसे काफी तेज फ्रीक्वेंसी से बाहर से फोर्स लगा रही हूं इस पर मैं इसे बहुत धीरे भी कर सकती हूं। तो देखिए, ये मैंने बहुत धीरे कर दिया, बहुत धीरे धीरे मैं इस पाइप को घुमा रही हूं, और जो पीरियोडिक फोर्स है जो मैं दे रही हूं उसकी फ्रीक्वेंसी को मैंने बहुत कम कर दिया है, और अभी भी ये ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन अभी भी इसका आयाम या इसका एम्पलीट्यूड इतना कम है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि ये ऑसिलेट कर रहा है। ऐसे ऑसिलेशंस को जिसमें वस्तु बाहर के
पीरियोडिक फोर्स के कारण ऑसिलेट करती है और बाहरी जो हमने फ्रीक्वेंसी दी है उससे ऑसिलेट करती है, उसे हम फोर्स्ड ऑसिलेशंस भी कहते हैं। पर ये इसका आयाम आप देख रहे हैं कि काफी कम है। वो इसलिए कि जो बाहर से मैं फ्रीक्वेंसी इसको दे रही हूं वो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी या इसकी जो स्वाभाविक आवृत्ति है उससे बहुत दूर है। इसीलिए इसका जो आयाम है या इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत कम है। पर अगर मैं बाहर से जो फ्रीक्वेंसी दे रही हूँ वो इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के करीब करीब बराबर लेके आ जाऊं, तो देखिए ये मैं अब पाइप को ऐसे घुमा रही हूँ कि जो बाहर से मैं इसको फ्रीक्वेंसी दे रही हूँ वो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के करीब करीब बराबर हो गई है। तो आप देख रहे हैं कि इसका एम्पलीट्यूड या इसका आयाम कितना बढ़ गया है। इसे हम रेजोनेंस कहते हैं और इन ऑसिलेशंस को हम रेजोनेंट ऑसिलेशंस कहते हैं। तो जब बाहर से हम जो पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी किसी ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के जितनी हो जाए अगर, तो उस ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाता है, उसके ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड और एनर्जी से वो ऑसिलेट करता है। धन्यवाद।